Very good morning, 10th class. How are your studies going on? Have you started revising your chapters, going through your videos properly? कर दो बच्चों. And now your registrations have also started. So you have to come to school and take your registration forms. भरो उन्हें, नहीं तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगा. वो बोर्ड फॉर्म्स फिल हो रहे हैं. So everybody come to school and fill the forms. Okay? And coming to our lesson, just a small recap. We have started the economics lesson, the 3 sectors of Indian economy. And during our last class, we have read that all the economic activities, all the professions, all the occupations, they are divided into 3 broad categories, that is प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर. प्राइमरी में और एग्रीकल्चर, लैंड से रिलेटेड एक्टिविटीज़, नेचर से रिलेटेड एक्टिविटीज़. सेकेंडरी सेक्टर, वो जो नेचर से हमें गुड्स मिल रहे हैं, प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, उन्हें कैसे ह्यूमन यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ एनी इम्प्लीमेंट और मशीन, दैट इज़ सेकेंडरी सेक्टर. एंड द थर्ड सेक्टर इज़ टर्शरी सेक्टर, दैट आर ऑल द सर्विसेज दैट वी हैव. वो सब टर्शरी सेक्टर में आता है. तो ये हमने तीनों सेक्टर्स क्या हैं थोड़ा डिटेल में समझा था. और आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज़ कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स. कैसे कंपेयर किया जाता है, इम्पोर्टेंस क्या है इन सेक्टर्स की. आफ्टर ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट प्रोसेस एंड हाउ डू दीज सेक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. ये कैलकुलेट के देखो, तीनों अलग अलग तरह के सेक्टर्स हैं. कहीं गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, कहीं सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, कुछ हाईली पेड हैं, कुछ वेरी लो पेड हैं. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में समझेंगे और ये सब कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं इन द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, इन काउंटिंग द इनकम ऑफ द कंट्री. ये सब हम यहाँ पर समझेंगे. सो कंपेयरिंग द 3 sectors. Which are the 3 sectors? Primary, secondary and tertiary. The various production activities in the primary, secondary and tertiary sectors produce a very large number of goods and services. Just imagine the number of goods these sectors are producing. Primary, क्या नहीं उग रहा है इंडिया में, क्या नहीं बन रहा है. सेकेंडरी, इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या नहीं बन रहा है. लार्ज नंबर ऑफ गुड्स, एक स्मॉल पिन से लेकर एंड नाउ वी आर प्रोड्यूसिंग सैटेलाइट ऑल्सो. तो ये सब किस में बन रहा है ना. मशीन्स एंड ऑल दे आर मेड इन सेकेंडरी सेक्टर. सर्विसेज, अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ सर्विसेज. तो बहुत कॉम्प्रीहेंसिव है ये तीनों सेक्टर्स. ऑल्सो द 3 सेक्टर्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन दैम. मैंने बोला था ना लास्ट क्लास में, just give me one activity, which economic activity which does not come in these 3 sectors. So all the people who are working in India, they are working in one of these sectors to produce these goods and services. So the next step therefore is to see how much goods and services are produced and how many people work in each sector. ये हम समझेंगे. In an economy, there could be one or more sectors which are dominant in terms of total production and employment, while other sectors are relatively small in size. These lines mean children, और ये हर कंट्री में अलग अलग होता है. ठीक है, all the countries are different. So ज़रूरी नहीं है तीनों सेक्टर्स इक्वल हों. इक्वल नंबर ऑफ पीपल वर्किंग एंड इक्वल अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, दैट इज़ नॉट सो. हर कंट्री में कोई एक सेक्टर आउट ऑफ दीज 3, एनी वन सेक्टर कैन बी इम्पॉर्टेंट. अगर हम इंडिया की बात करें तो बताओ कौन सा सेक्टर डोमिनेंट है. नंबर ऑफ पीपल वर्किंग अलग हो सकता है और प्रोडक्शन अलग हो सकता है. तो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा डोमिनेंट है, नंबर ऑफ पीपल वर्किंग. तो ये सब हम समझेंगे. तो ये हर कंट्री में होता है कि एक सेक्टर डोमिनेंट हो सकता है जिसमें मोर नंबर ऑफ पीपल आर वर्किंग. हो सकता है कोई दूसरा सेक्टर हो जो प्रोडक्शन ज़्यादा दे रहा हो. ज़रूरी नहीं है कि नंबर ऑफ वर्किंग पीपल ज़्यादा हो तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा. सो ये सब हम यहाँ लेसन में समझेंगे.
हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर? इकोनॉमी में काउंट किया जाता है. अभी हमने कहा सेक्टर प्रोडक्शन दे रहा है, तो कैसे पता चलता है? व्हाट इज़ द प्रोसेस? भाई देखो, तीनों अलग अलग तरह के सेक्टर हैं. प्राइमरी अलग है, सेकेंडरी में अलग तरह का है, सर्विस सेक्टर अलग है. तो ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि विच सेक्टर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट? With so many thousands of goods and services produced, you might think this is an impossible task. How to calculate all these things? Not only would the task be enormous, देखो impossible तो नहीं है, लेकिन task बहुत बड़ा है of course. You might also wonder how we can add up cars and computers and nails and furniture. All different types of goods. कार की वैल्यू अलग, nails की वैल्यू अलग, तो इनको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? It won't make sense. ठीक है. So now we'll see how all these things are calculated. You are right in thinking so that the task is very enormous and very difficult. To get around this problem, economists suggest that the values of goods and services should be used rather than, underline कर लो फटाफट, the values of goods and services should be used rather than adding up the actual numbers. That is it. कितने नंबर में गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं नहीं काउंट किया जाता है. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दैट गुड, कितने का है, उसे काउंट किया जाता है. देखो, फॉर एग्जाम्पल, इफ 10,000 kgs ऑफ व्हीट इज सोल्ड एट ₹8 per kg, द वैल्यू ऑफ व्हीट विल बी ₹80,000. अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो कितना निकला? इतना व्हीट हमने सोल्ड किया, ₹8 per kg, so we get 80,000 rupees. The value of 5,000 coconut at ₹10 per piece will be ₹50,000. Similarly, the goods and services in the 3 sectors are calculated. ऐसे कैलकुलेट होता है ओवरऑल और फिर उन्हें एडअप किया जाता है. पहले इंडिविजुअली तीनों सेक्टर्स का होता है, फिर तीनों का सम टोटल किया जाता है. रिमेंबर, अब वन प्रिकॉशन वन हैज़ टू टेक. इतना ईजी नहीं है जितना ये kg ऑफ गुड्स एंड कोकोनट हमें मिल गया. इट्स नॉट दैट ईजी. सो एक प्रिकॉशन, एक सावधानी भी हमें यहाँ पर रखनी है. नॉट एवरी गुड और सर्विस दैट इज़ प्रोड्यूस्ड और सोल्ड नीड्स टू बी काउंटेड. यहाँ पर हर गुड्स, हर सर्विस काउंट नहीं हो रही है. इट मेक्स सेंस ओनली टू इंक्लूड, सिर्फ क्या काउंट होता है बच्चों? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर कमिंग इन द मार्केट टू बी सोल्ड. सिर्फ उनकी वैल्यू काउंट की जा रही है जो कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है. ठीक है, बीच के गुड्स को काउंट नहीं कर रहे हैं. नाउ टेक फॉर इंस्टेंस अ फार्मर हु सेल्स व्हीट टू अ फ्लोर मिल फॉर ₹8 per kg. ठीक है, एक किसान ने अपना गेहूँ बेचा एक आटा मिल को ₹8 per kg. द मिल ग्राइंड्स द व्हीट, पीसा उसे, एंड सेल्स द फ्लोर टू अ बिस्किट कंपनी फॉर ₹10 per kg. खरीदा था ₹8, बेचा ₹10. ठीक है. द बिस्किट कंपनी यूजेस द फ्लोर एंड थिंग्स, क्या मिलाया उन्होंने फ्लोर में? शुगर एंड ऑयल टू मेक 4 packets of biscuit. That 1 kg of wheat makes 4 packets of biscuits, जिसमें फ्लोर के साथ क्या इंक्लूड किया गया? शुगर एंड ऑयल. इट सेल्स बिस्किट्स इन द मार्केट टू द कंज्यूमर्स फॉर ₹60, ₹15 per packet. ₹60 में वो बेचा. तो ये जो ₹60 है दैट विल बी काउंटेड, या ₹15 per packet will be counted. Biscuits are the final goods that reach the consumers. तो wheat की वैल्यू काउंट नहीं हो रही है, फ्लोर की. देन ऑयल एंड शुगर की वैल्यू काउंट नहीं हो रही है. किसकी वैल्यू काउंट की जा रही है? द फाइनल प्रोडक्ट बिस्किट्स, जो कि कंज्यूमर तक पहुंच रहे हैं और विच आर बीइंग सोल्ड इन द मार्केट, उनकी वैल्यू काउंट हो रही है. देन द क्वेश्चन कम्स, कर लेना ये क्वेश्चन, वाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड? भाई ये वीट और फ्लोर और इनको काउंट क्यों नहीं किया? इन कॉन्ट्रास्ट टू फाइनल गुड्स, गुड्स सच एज वीट एंड द वीट फ्लोर इन दिस एग्जाम्पल क्या हैं? ये इंटरमीडिएट गुड्स हैं. भाई वही वीट तो फ्लोर बना है ना, और वीट फ्लोर ही क्या बने? बिस्किट्स. तो
तो ये तो इंटरमीडिएट रूप बदल रहा है ना, चीज़ तो वही है। हाँ, काउंट हो रहा है। देखो, जब यहाँ पर 8 रुपीज़ में ख़रीदा था फ्लोर मिल ने और 10 रुपीज़ में बेचा, तो इस 10 रुपीज़ में ये 8 रुपीज़ भी तो इंक्लूडेड थे, तो इन्हें अलग अलग काउंट नहीं कर सकते ना, इसलिए ये तो इंटरमीडिएट गुड्स हैं। एंड व्हेन द बिस्किट इज सोल्ड ₹15 पर पैकेट, उसमें ये सारी वैल्यू काउंटेड है, ठीक। इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स। ख़त्म हो गए, वो अलग से थोड़ी ना रहे। फाइनल गुड्स उन्हीं का अलग फॉर्म है। द वैल्यू ऑफ, यहाँ से आंसर है, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएटरी गुड्स। ये जो 15 रुपीज़ पर पैकेट बिस्किट सेल हुए मार्केट में, दे ऑलरेडी इंक्लूडेड द वैल्यू ऑफ दैट 8 रुपीज़ पर केजी एंड 10 रुपीज़ पर केजी एंड शुगर एंड ऑयल, इन सब की वैल्यू इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड थी, ठीक। द वैल्यू ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट गुड्स दैट आर यूज्ड इन मेकिंग द फाइनल गुड, hence the value of ₹60 for the biscuit, that is the final good, already includes the value of the flour, that is ₹10 या वो ₹8 जो wheat में के लिए फ्लोर मिलने दिए थे। So the value of all other intermediate goods would have been included, है ना, वो तो उस बिस्किट्स में सारा इंक्लूड हो ही रहा है उस वैल्यू में, तो उन्हें बार बार काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। टू काउंट द वैल्यू ऑफ द फ्लोर एंड व्हीट सेपरेटली इज़ देयरफॉर नॉट करेक्ट। तो हम यू कैन नॉट रीकाउंट, पहले 8 रुपीज़ लगाएंगे, प्लस करेंगे, फिर 10, पर 10 में ऑलरेडी दैट 8 इज़ इंक्लूडेड और ₹60 में ऑलरेडी दैट इज़ इंक्लूडेड, सो वी डोंट नीड टू काउंट देम अगेन एंड अगेन। तो इंटरमीडिएटरी गुड्स की वैल्यू काउंट नहीं होती है, सिर्फ कौन से गुड्स की वैल्यू काउंट होती है, द फाइनल गुड्स। To count the value of the flour and wheat separately is therefore not correct, because then we would be counting the value of the same things a number of times, first as wheat, then as flour and finally as biscuits। सिर्फ उनका फॉर्म ही तो चेंज हुआ है और चेंज होते जाने में उनकी वैल्यू ऑलरेडी ऐड होती जा रही है। सो वी टेक द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स टू काउंट द वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस। अब ये इम्पोर्टेंट है। The value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector। और ये हर ईयर होता है बच्चों, है ना, रिमेंबर दैट। तो पहले एज आई सेड, इंडिविजुअली जो भी एक सेक्टर, ठीक है, हम प्राइमरी सेक्टर ले रहे हैं, वॉट एवर गुड्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी सेक्टर इन 1 ईयर, हर ईयर चेंज होता है ये, तो हर ईयर का कैलकुलेट किया जाता है। एक साल में वो एक सेक्टर कौन से फाइनल गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, एंड व्हाट आर दोज फाइनल गुड्स विच आर कमिंग टू द मार्केट टू बी सोल्ड, जो बाज़ार में कंज्यूमर्स को बेचे जा रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ आपस में ख़रीद रही हैं वो नहीं, जो कंज्यूमर्स को बेचे जा रहे हैं। एक सेक्टर एक साल में कितने गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, पहले उनकी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है और फिर द सम प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर्स, तीनों का सम टोटल निकाला जाता है। प्राइमरी ने कितना किया, पहले तो अलग अलग निकाला, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, और फिर तीनों का सब टोटल किया जाता है। द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर्स गिव्स अस व्हाट वी कॉल्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये होता है हमारा जीडीपी। हाँ, आजकल बहुत ट्रेंड में है वर्ड, इंडिया की जीडीपी गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन। तो एक क्या समझे आप बताओ, वाई जीडीपी गोइंग डाउन? क्योंकि प्रोडक्शन कम होता जा रहा है। क्योंकि जीडीपी कैसे बन रही है, हाँ, द प्रोडक्शन बाय द 3 सेक्टर्स, प्राइमरी कितना कर रही है, सेकेंडरी कितना कर रही है और टर्शरी कितना कर रही है। फाइनल गुड्स जो मार्केट में बिकने आ रहे हैं उनका सम टोटल गिव्स अस जीडीपी, है ना। और अगर जीडीपी कह रहे हैं जैसा आजकल कि इट्स गोइंग डाउन, इट्स गोइंग इन माइनस, इट मीन्स प्रोडक्शन नीचे जा रहा है, तो दैट गिव्स जीडीपी एंड इट चेंजेस एवरी ईयर चिल्ड्रन, क्योंकि हर साल प्रोडक्शन अलग अलग होता है। इट इज़ द वैल्यू ऑफ, तो क्या है जीडीपी, क्या है, द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री। एक कंट्री के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है, बाहर से नहीं आ रहा है, जो प्रोडक्शन विद इन द कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। हाँ, जीडीपी शोज हाउ बिग द कंट्री इज। Higher the GDP, more developed the country, and
This calculation takes place every year. So you need to learn what is GDP and how is it calculated. In India, the mammoth task, mammoth means very 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 huge. कितना बड़ा है ना, देखो तीनों sectors, hundreds of economic activities in these three sectors, सबको calculate करना. So that's a very big task, not only in India but everywhere. It's a very big, very difficult task. The mammoth task of measuring GDP is undertaken by a central government ministry. There's a separate ministry, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है एक अलग से, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कैलकुलेट जीडीपी. दिस मिनिस्ट्री with the help of various government departments of all the Indian states and union territories. Even the state governments have different departments to calculate the value, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग हो रहा है. राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, रूपिया एग्रीकल्चरल स्टेट, सम स्टेट्स आर इंडस्ट्रियल स्टेट. हाँ, कहीं पर टूरिज्म ज़्यादा है, तो सब अलग अलग है. पहले स्टेट्स कैलकुलेट करते हैं तीनों सेक्टर्स के, देन दे प्रोवाइड दैट डेटा टू दैट सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, collects information relating to total volume of goods and services and their prices, and then estimates the GDP. So this task is carried out every year. Sometimes our GDP goes up, sometimes it goes down. It depends on the production of three sectors. अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, GDP will be higher. प्रोडक्शन कम होगा, GDP will be low. I hope you understand how GDP is calculated, the importance of these three sectors. Next we'll start what historical changes has taken place in these three sectors. Till then, keep reading.